हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं सिलेंडर का डे 2 क्लास में। आज की इस क्लास में हम होलो सिलेंडर के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको हम खोखला बेलन के नाम से जानेंगे। देखिए, ये जो 3D मेंसुरेशन का सीरीज चल रहा है, ये आपके सभी कंपटीशन लेवल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाले हैं, अगर आप सीक्वेंस से सारे लेक्चर फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो आज का ये डे 2 क्लास है सिलेंडर का, जिसमें हम लोग हॉलो सिलेंडर खोखला बेलन के नाम से जानते हैं, बेहतरीन तरीके से डील करेंगे। जितने भी सवाल का कलेक्शन आज डिस्कस करेंगे, डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए सवाल, वो सारे के सारे सवाल खोखला बेलन से रिलेटेड सवाल होंगे। तो पहले हम कंसेप्चुअल बातें सीखेंगे, फॉर्मूला क्या क्या है वो सब हम जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक अवेलेबल है दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको क्लास का, अपकमिंग क्लास का प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ के साथ जितने भी हमारे क्लास होते हैं, इसका क्लास नोट पीडीएफ भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाता है क्लास के बाद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मजेदार सेशन। ओके, देखिए दोस्तों, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कोई कहे या फिर आपको सवाल में बोला जाए बेलन, तो बेलन का बाय डिफॉल्ट मतलब कौन सा बेलन होता है सर? तो आपका जवाब होना चाहिए सर ठोस बेलन। समझ पा रहे हैं क्या? जिसको हम सॉलिड सिलेंडर के नाम से जानेंगे। जैसा कि यहां पे चित्र में आप देख सकते हैं भाई साहब, ये एक सॉलिड सिलेंडर का चित्र है, ठोस बेलन का चित्र है ये। ठीक, तो हम लोगों ने डे 1 क्लास में सॉलिड सिलेंडर के बारे में स्टडी किया हुआ है। जितने भी फार्मूले, जितने भी कंसेप्ट, जितने भी ट्रिक्स हम डिस्कस किए हैं, वो सॉलिड सिलेंडर के लिए है। डे 1 क्लास में हमने बहुत सारा सवाल भी सॉल्व किए हैं। ठीक है क्या? जरूर विजिट करें डे 1 क्लास। आज की इस क्लास में हम खोखला बेलन के बारे में स्टडी करेंगे। तो खोखला बेलन अगर सवाल में बोलता है ना, तो वो साफ साफ लिखा रहेगा भाई साहब, खोखला बेलन या फिर होलो सिलेंडर। अगर सिर्फ बेलन लिखा है तो इसका मतलब ठोस बेलन होगा, सॉलिड सिलेंडर के नाम से जानते हैं। तो सॉलिड सिलेंडर से रिलेटेड हम कुछ फार्मूले जो जानते हैं थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। मैंने कहा भाई साहब, ये एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट है h और इसके जो बेस है इसका रेडियस है r। ठीक, तो अगर इस सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा जाए तो हम जानते हैं भाई साहब क्या, पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, ये एक फार्मूला जानते हैं क्या हम लोग, और सवाल में अप्लाई भी करके रखे हुए हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अगर मैंने कहा कि इस सॉलिड सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? आप इस सिलेंडर के अंदर एंट्री मारिए और ऐसे चारों तरफ घूमिए, आपको जो सरफेस दिखेगा वो कौन सा सरफेस कही जाएगी? कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो यही वाला वो कर्व्ड सरफेस होंगे क्या? अच्छा, जिसको हम बोलेंगे एरिया वाइज कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर इसी को लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो अगर एक सॉलिड सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाए, जिसको हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कहते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे भाई साहब 2 पाई आर एच। समझ पाए इस बात को? हाँ सर। अगर सवाल में बोला जाए भाई साहब टोटल सरफेस एरिया बताइए एक सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया बताने के लिए हम क्या बात करते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस का 2 गुणा बेस एरिया। ठीक है, तो अगर मैं कहूं यहां पे ये बेस एरिया होगा क्या, ये वाला जी। ठीक है, तो ये सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया लिख देंगे, तो यही बेस एरिया हो जाएगा। सिलेंडर एक सिमेट्रिक फिगर होता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे देखने पे एक जैसा। अगर यहाँ पे ये सर्कुलर दिख रहा है नीचे पे, ऊपर में भी सर्कुलर दिखेगा और सेम साइज का, इसलिए ऊपर का भी जो एरिया होगा, ऊपर वाले सरफेस का जो एरिया होगा वो नीचे वाले सरफेस के एरिया के ठीक बराबर होगा। ठीक है, तो बेस एरिया का डबल कह सकता हूं क्या मैं? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, ऐसे बोलूं तो बेस एरिया का डबल। ठीक है, तो एक सिलेंडर में टोटल 3 सरफेस होंगे। ठीक है, टॉप का सरफेस, बॉटम का सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। तो टोटल सरफेस एरिया पता करनी है तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस का 2 गुणा बेस एरिया लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां से ये वैल्यू आप पुट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया का, और बेस एरिया की ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, तो कुल मिला के बात ये बनेगी कि सर ये 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर, यही आएगा क्या हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो ये 3 बेसिक फार्मूले हैं जो आपको
एक सॉलिड सिलेंडर के लिए ध्यान में होना चाहिए। और अगर ये ध्यान में है तो फिर हम हॉलो सिलेंडर के लिए यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन आएगा। क्यों? क्योंकि हॉलो सिलेंडर, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूं दोस्तों, यहां पे देखिए, मैंने कहा जी खोखला बेलन, जिसको हम हॉलो सिलेंडर के नाम से जानेंगे, कुछ इस तरह से दिखेंगे, जिसमें हमने कहा कि ये खोखला बेलन है जिसकी ऊंचाई है h, और इस खोखले बेलन की अंदर की त्रिज्या स्मॉल r है और बाहर की त्रिज्या ये कैपिटल R है। बाहर की त्रिज्या को हम आउटर रेडियस बोलेंगे, अंदर की त्रिज्या को हम इनर रेडियस बोलेंगे। तो हॉलो सिलेंडर में हम जब भी वॉल्यूम की कैलकुलेशन करेंगे, CSA की कैलकुलेशन करेंगे, TSA की कैलकुलेशन करेंगे, तो भाई साहब वहां पे अंदर की त्रिज्या और बाहर की त्रिज्या दोनों पिक्चर में आएंगे। समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा चलिए थोड़ा समझते हैं और अच्छे से इसको। अगर आपके पास मान लो कोई खोखला बेलन है कुछ इस तरह से, तो आप फील करिएगा, आप ऐसे ऊपर से देखेंगे इस खोखले बेलन को, यहां ऊपर से ऐसे देखेंगे आप, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। फील हुआ क्या ये बात? हाँ सर फील तो हो रहा है। तो आप यहां पे देख पाएंगे भाई साहब, ये बाहर की त्रिज्या हो जाएगा, है ना? अच्छा, और ये अंदर की त्रिज्या हो जाएगा। तो भाई दोनों के बीच जो गैप आ रहा है, ये वाला गैप आ रहा है क्या? और इस गैप को पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? आप कहेंगे सर बाहर वाली त्रिज्या से हमें अंदर वाली त्रिज्या को माइनस कर देंगे, तो ये गैप पता चल जाएगा। तो ये गैप क्या बताएगा? इस खोखले बेलन की मोटाई को बताएगा, थिकनेस को बताएगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर मैं ये वाला पोर्शन क्या है ऐसा मैं कहता हूं, तो ये है भाई साहब थिकनेस। समझ पाए? जिसको हम मोटाई के नाम से जानेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? बाहर की त्रिज्या माइनस अंदर की त्रिज्या। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे खोखला बेलन की मोटाई पता करनी है तो बाहर की त्रिज्या माइनस अंदर की त्रिज्या। ठीक, कई बार सवाल में ना आपको अंदर की त्रिज्या मालूम करने का होता है। कैसे पता करेंगे? सवाल में दिया रहेगा आपको, सर ये बाहर की त्रिज्या दिया है और मान लो आपको थिकनेस दिया हुआ है, तो ये बाहर की त्रिज्या में, है ना, ये बाहर की त्रिज्या में इस थिकनेस को माइनस कर दो तो ये अंदर की त्रिज्या बचेगा ना भाई साहब। समझ पा रहे हैं क्या? मतलब बाहर की त्रिज्या माइनस थिकनेस, ये क्या हो जाएगा? अंदर की त्रिज्या। उस खोखला बेलन की अंदर की त्रिज्या, इनर रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर। बहुत बेसिक सा बात किया मैंने। हाँ सर बात तो सही है। अब देखिए, जिस तरह सिलेंडर एक सिमेट्रिक फिगर होता है, ठीक उसी तरह हॉलो सिलेंडर भी सिमेट्रिक फिगर होंगे। मतलब नीचे से ऊपर देखिए चाहे ऊपर से नीचे देखिए, बिल्कुल एक जैसे देखने को मिलेगा। ठीक है क्या? बहुत बढ़िया। तो हमारे पास जो कॉमन फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक फिगर के लिए, वॉल्यूम पता करने का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पता करने का, टोटल सरफेस एरिया पता करने का, ठीक है जी, वो यहां पे इस्तेमाल होगा। जैसे वॉल्यूम पता करना है मेरे को हॉलो सिलेंडर का, तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट। सिमेट्रिक फिगर के लिए हम यही बोलते हैं। हाँ सर, तो एरिया ऑफ बेस कहें तो सर्कुलर तो है लेकिन हॉलो सर्कुलर है, अंदर की त्रिज्या भी आएगी भाई साहब, बाहर की भी त्रिज्या आएंगी। तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर नहीं बोलेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूं मैं, पाई बाहर की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस अंदर की त्रिज्या का स्क्वायर, और ये किस में रहेगा? ब्रैकेट में। ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस। गुणा कर देंगे भाई साहब हाइट को, तो आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा हॉलो सिलेंडर का। समझ पाए क्या? हाँ सर, मैंने कहा कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता करना है किसी भी सिमेट्रिक फिगर के लिए, तो आप कहते हैं भाई साहब परिमाप पता कर लेंगे, बेस का परिमाप पता कर लेंगे, गुणा कर देंगे हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस हम अगर कहें हॉलो सिलेंडर का, तो आप 2 पाई आर मत बोलना, 2 पाई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ध्यान रखेंगे इस बात को। ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ अ बेस, आधार का परिमाप उस हॉलो सिलेंडर का, खोखला बेलन का। गुणा कर देंगे अगर हम हाइट को, तो ये हो जाएगा भाई साहब कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उस खोखले बेलन का। ठीक, टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो हम क्या बोलेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर देंगे एरिया ऑफ बेस का डबल। हाँ कि ना? तो एरिया ऑफ बेस अभी तो बताया था, पाई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, इसका डबल किया जाएगा और इसको हम प्लस कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया जो यहां पे हमने बताया हुआ था, और टोटल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ऐसे आप समझ के चीजों को याद करेंगे ना दोस्तों,
यकीन मानिए कभी नहीं भूलेंगे। और सवाल सॉल्व करते समय जब आप इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल भी आपसे कोई मिस्टेक नहीं होंगे। तो चलिए फिर सवाल सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए सवाल है, एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया ये सवाल। एक जल निकासी टाइल 42 सेंटीमीटर लंबा एक बेलनाकार खोल है। बेलनाकार खोल का मतलब समझ पा रहे हैं क्या? एक बेलन है जो अंदर से खोखला है, समझ पाए? अच्छा, और इसकी जो लंबाई है ये 42 सेंटीमीटर है, मतलब इस खोखला बेलन की जो ऊंचाई है सवाल में देके रखा गया है 42 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बढ़िया। अंदर और बाहर का व्यास क्रमशः दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। मतलब क्या समझे? अंदर का व्यास अगर 8 सेंटीमीटर है तो भाई साहब अंदर की त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास का आधा, 4 सेंटीमीटर। अच्छा, बाहर का व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या कहेंगे तो व्यास का आधा कर दिया, 7 सेंटीमीटर। यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो टाइल के लिए या फिर आप कहिए उस खोखला बेलन के लिए आवश्यक मिट्टी का आयतन कितना है पता करके बतानी है। मतलब हमको वॉल्यूम पूछा गया है भाई साहब उस हॉलो सिलेंडर का, खोखला बेलन का। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला अभी तो बताया था मैंने, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला बताया था। आप कहेंगे सर एरिया ऑफ बेस, तो पाई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, गुणा कर देंगे ये हाइट को या फिर उस खोखले बेलन की लंबाई को। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सारी वैल्यू पता है, बस पुट करना है आपको। पाई बराबर लिख देंगे 22/7, गुणा कर देंगे। यहां पे देखेंगे अच्छा, कैपिटल आर की वैल्यू 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, गुणा ऊंचाई कितनी है? 42 है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो, क्या हम ये बात जानते हैं, अलजेब्रा पढ़ चुके हैं, तो कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है सर? a माइनस बी लिखेंगे एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में a प्लस बी, और बेसिकली दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा। ठीक है जी, तो ये a है और ये b है ना? ऐसे थोड़ा आपको सोचना आना चाहिए तो आप जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे सवाल। तो आपने कहा जी a माइनस बी a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस 4 करेंगे तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 3, गुणा 7 प्लस 4 करेंगे भाई साहब तो 7 4 11 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार में। ठीक है, तो यहां पे बचेगा 22 गुणा और इधर क्या बचेगा? ये 6। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा, आयतन पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यूनिट डिजिट से सॉल्व कर पा रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है उसका आपस में गुणा करो, 6 कम 6, फिर 6 तिया 18, 18 दूनी 36। ठीक है, मतलब इसका जो भी वैल्यू आने वाला है भाई साहब, इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाले हैं? 6 आने वाले हैं। तो ऐसा आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन में है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन का यूनिट डिजिट 6 होता तो फिर हमको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत था, लेकिन एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है, तो आप जस्ट ऐसे यूनिट डिजिट का आपस में गुणा करके आप बता पाते हैं फास्ट तरीके से कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आपको चीजों को कैसे अप्रोच करना है ना, कैसे आपको सोचना है बताया आराम से, इसलिए समय लगा। यकीन मानिए इस तरह से आप सोचकर सवाल को अप्रोच करेंगे तो आप कम से कम समय में बिना कोई मिस्टेक किए बिल्कुल करेक्ट मैनर में सवाल का जवाब दे पाएंगे कंसेप्चुअली। ओके, देखिए एसएससी एमटीएस 12 अक्टूबर 2021 में पूछे गए सवाल है, बेहतरीन सवाल। स्मॉल आर त्रिज्या वाले एक गोले के पदार्थ को पिघलाकर ए मोटाई और बी बाहरी त्रिज्या वाले एक खोखले बेलनाकार खोल में ढाला गया है, और यह मानते हुए कि पुनः ढालने में कोई भी पदार्थ का नष्ट नहीं हुआ है। तो भाई साहब बताएंगे उस खोखले बेलन की लंबाई क्या है, मतलब खोखले बेलन की ऊंचाई क्या है बतानी है। देखिए सवाल को और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले ना एक गोला है, ठीक है, और इस गोले को पिघलाया जा रहा है भाई साहब, और पिघला कर क्या बनाया जा रहा है? खोखला बेलन। समझ पा रहे हैं क्या? और ये मानते हुए कि पदार्थ का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मतलब जितना मटेरियल गोला बनने में यूज हुआ है ना, उतना ही मटेरियल खोखला बेलन बनने में यूज हुआ है। ठीक है, तो अगर गोले को पिघलाकर खोखला बेलन बनाया जाएगा तो मटेरियल का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, पदार्थ का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं गोले का वॉल्यूम बराबर होगा भाई साहब
किसके वॉल्यूम के? खोखला बेलन के वॉल्यूम के। दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे, दोनों के आयतन बराबर होंगे। तो हम लोग गोला तो भी पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, अगर गोला का वॉल्यूम देखना चाहे तो ये क्या होता है? आप कहेंगे जी सर 4/3 पाई, फिर त्रिज्या का क्यूब। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या यहां पे क्या है भाई साहब? स्मॉल आर। ठीक है, तो सवाल में जैसा दिया गया उस हिसाब से हम नोटेशन यूज करेंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। खोखला बेलन का वॉल्यूम लिखना चाहे तो क्या बोलेंगे? सर खोखला बेलन का जो वॉल्यूम होता है पाई लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर बाहर की त्रिज्या का स्क्वायर। बाहर की त्रिज्या यहां पे स्मॉल बी दिया हुआ है, तो हम यहां पे बी का स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे अंदर की त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, तो अंदर की त्रिज्या दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है, लेकिन मोटाई दिया हुआ है भाई साहब। अगर मैं बाहर की त्रिज्या में से मोटाई को हटा दूं तो ये अंदर की त्रिज्या बचेगा, बताया तो था। तो मैंने कहा बाहर की त्रिज्या ये बी है और मोटाई है ए। ठीक है, तो बाहर की त्रिज्या में मोटाई को मैंने माइनस किया तो ये अंदर की त्रिज्या हो जाएगा, बी माइनस ए अंदर की त्रिज्या है, तो अंदर की त्रिज्या का स्क्वायर कर दिया जी। फिर गुणा करेंगे यहां पे क्या? खोखले बेलन का ऊंचाई, जिसको हम लंबाई कहेंगे। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो मुझे एल की वैल्यू पता करनी है भाई साहब। तो यहां पे फिर से आप देख पा रहे हैं, मैंने कहा जी ये है ए। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या? बी का काम करेगा, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फिर से ये अलजेब्रा का फॉर्मूला बैठेगा, एक बार हम आपस में प्लस करेंगे और एक बार हम आपस में माइनस करेंगे, फिर गुणा कर देंगे। यही बात है। तो आपने कहा जी ये क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात पाई से पाई निपटा देते हैं जी। ठीक, फिर आप बोलेंगे सर एक बार हम ना माइनस कर देते हैं आपस में, तो b माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा। बहुत बढ़िया। गुणा, फिर प्लस कर देते हैं, तो प्लस करने से होगा क्या कि सर ये 2b माइनस का a होगा। इतना तो आना चाहिए आपको, और ये हो जाएगा लंबाई, है ना। और इधर क्या बचेगा? 4r³ डिवाइड में 3। तो मुझे l की वैल्यू पता करनी है, तो l को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ कर देंगे जी। आपने कहा जी 4r³ डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3 और ये a का गुणा होगा, और ब्रैकेट में जो है 2b माइनस है ये भी नीचे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह आप देखेंगे तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। सुपर। देखिए 10 मीटर व्यास वाला एक कुआं 12 मीटर गहरा खोदा जाता है तथा निकले हुए मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 6 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार बांध बनाया जाता है। तो बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सुपर सवाल। इस सवाल को आप थोड़ा प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये सवाल को अप्रोच करना बड़ा आसान हो जाएगा। मैंने कहा जी एक कुआं बोला गया है ना, तो सबसे पहले ना हम एक कुआं बना लेते हैं। मैंने कहा जी ये है एक कुआं सवाल के हिसाब से। ठीक है, इस कुएं का जो गहराई है ये 12 मीटर बोला गया है। क्या इसकी जो त्रिज्या है, व्यास पता है सर हमको, तो व्यास का आधा त्रिज्या, तो ये 5 मीटर बोल देंगे। यही बात है। हाँ सर ठीक है। अब देखिए मैंने कहा जी कि ये कुआं मान लो अभी खुदाई नहीं हुआ है, तो इसमें मिट्टी भरा रहा होगा। अब 12 मीटर गहरा आपने कुआं खुदाई किया, तो भाई मिट्टी बाहर निकलेगा ना। उस मिट्टी का, उस निकले हुए मिट्टी का इस्तेमाल किस लिए करने को बोला है? निकले हुए मिट्टी को समान रूप से फैलाना है और 6 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार बांध बनाना है। ठीक है, और कैसे फैलाना है सर आपको? तो कुआं का जो ऊपरी वाला सतह है ये, यहां पे ऐसे समान रूप से आपको फैलाना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये तो आप बना देंगे सर इस तरह से बांध। कितना? 6 मीटर चौड़ा। ये इसकी चौड़ाई हो जाएगा ऐसे 6 मीटर चौड़ा, और अगर मैं कहूं तो ये हो जाएगा इसकी ऊंचाई, इस बांध की ऊंचाई, और ये ऊंचाई h मुझे पता करनी है। अगर मैं यहां पे इसको अलग से आपको दिखाना चाहूं ना बच्चा, इसको अलग से दिखाना चाहूं तो ये आपको ना हॉलो सिलेंडर की तरह दिखाई पड़ेगा, खोखला बेलन की तरह। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा सर ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये दिखाई पड़ेगा। ये लो सर, समझ पाए? अच्छा, तो इस बांध की जो ऊंचाई है ये h है, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से। ठीक, अगर मैं इस बांध के अंदर की त्रिज्या कहूं तो कुएं की त्रिज्या के बराबर हो जाएंगे क्या? हाँ सर बात तो सही है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक, अगर हम कहें इस बांध की जो चौड़ाई है ये 6 मीटर, जिसको हम कहते हैं खोखला बेलन की मोटाई जी, हॉलो सिलेंडर का थिकनेस। ठीक है, अगर मैं इसका बाहर की त्रिज्या देखना चाहूं
तो बाहर की त्रिज्या यहां से पूरा यहां तक, मतलब इसमें मोटाई भी है और अंदर की त्रिज्या भी है, तो 5 और 6 11 मीटर। यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ सर बात तो सही है। तो आपने यहां पे एक चीज नोटिस किया होगा कि कुआं खुदाई करने से जो मिट्टी बाहर निकली हुई ना, उसी मिट्टी का इस्तेमाल हम बांध बनाने में कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कुएं खुदाई करने से जो मिट्टी बाहर निकली है उसका वॉल्यूम और ये बांध बनाने में जो मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है इसका वॉल्यूम बराबर होगा। हाँ सर बात तो सही है। तो यहां पे आपको ना एक सॉलिड सिलेंडर, अच्छा, और एक हॉलो सिलेंडर, दोनों का एक साथ कंसेप्ट देखने को मिलेगा जो यहां पे आप अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब, मैंने कहा जी कुएं खुदाई होने से जो मिट्टी बाहर निकले उसका वॉल्यूम पता करना है, तो आप इस कुआं को एक सॉलिड सिलेंडर की तरह ट्रीट करो, मतलब मिट्टी को वापस भर दो। तो सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम लिखने से क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू 5 है तो ये हो जाएगा 25, है ना, 5 का स्क्वायर 25, ऊंचाई 12 है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बराबर कर देंगे ये हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम। तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, पाई, बाहर की त्रिज्या 11 का स्क्वायर, अंदर की त्रिज्या 5 है तो 5 का स्क्वायर, गुणा करेंगे ऊंचाई h। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मैंने कहा जी पाई से पाई निपट जाएगा और ये हो जाएगा 25 गुणा 12, बराबर लिखेंगे 11 माइनस 5 6 हो जाएगा। अच्छा, 11 प्लस 5 16 हो जाएगा, गुणा करेंगे ये h की वैल्यू पता करनी है। हमने कहा जी 6 से काटेंगे एक बार में, 6 से काटेंगे 2 बार में। ठीक सर, 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, तो 25/8 h की वैल्यू क्या आ रहा है सर, 25/8 किस में आएगा ये, मीटर में। ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 से काटेंगे सर 3 बार में, फिर शेष बचेगा 1, तो आप बोलेंगे 3 सहित 1/8 मीटर। ये हो जाएगा उस बांध की ऊंचाई। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सुपर तरीके से एक और सवाल करते हैं ऐसे ही। देखिए, आर त्रिज्या वाला कुआं 20 मीटर गहरा खोदा जाता है तथा निकाले गए मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 1 मीटर चौड़ा एक बांध बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। तो आर का मान क्या है पता करनी है, वैल्यू ऑफ आर बतानी है भाई साहब। सेम तरीके का सवाल है ये। मैंने कहा जी सबसे पहले तो हम एक कुआं की बात कर लेते हैं सवाल के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, इस कुएं की जो गहराई है ये 20 मीटर बोला गया है क्या। अच्छा, इसकी जो त्रिज्या है सवाल में साफ साफ शब्दों में बोला गया भाई साहब ये आर है, हाँ कि ना। अब देखो, कुएं खोदने से जो मिट्टी बाहर निकलेगी उसका निर्माण हम बांध बनाने में करेंगे। और बांध कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरह से समान रूप से हम मिट्टी को फैलाएंगे और इस तरह से बांध बनाएंगे जिसकी ऊंचाई क्या है भाई साहब, तो ये ऊंचाई हो जाएगा। इस ऊंचाई की वैल्यू सवाल में दी हुई है, बांध की ऊंचाई 5 मीटर बोला गया है क्या। अच्छा, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है यहां से यहां ऐसे हम बात करेंगे, चौड़ाई कितनी है, तो ये 1 मीटर है। ठीक है, अगर मैं इसको अलग से दिखाना चाहूं यहाँ पे, तो ये हॉलो सिलेंडर की तरह दिखाई पड़ेगा। आपको पता है ये बात, हाँ कि ना। अच्छा, अरे एक सवाल हम कर चुके ना जो, ठीक है सर। तो मैंने कहा जी ये इस तरह से हॉलो सिलेंडर की तरह दिखाई पड़ेगा ये। तो इसकी ऊंचाई आप देखेंगे चाहे इधर से ये 5 मीटर है, हाँ कि ना। मैंने कहा जी ये जो चौड़ाई है ये 1 मीटर है। ठीक है सर। अच्छा, अगर हम कहें इसकी त्रिज्या, मतलब ये हॉलो सिलेंडर है तो इसके अंदर की त्रिज्या अगर हम कहें, तो अंदर की जो त्रिज्या होगी ये इस कुएं की त्रिज्या के बराबर होंगे क्या, आर। ठीक है, बाहर की त्रिज्या अगर हम कहें, ठीक, तो आप बोलेंगे ये जो चौड़ाई है या फिर मोटाई प्लस अंदर की त्रिज्या दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा r+1, ये बाहर की त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे जी इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा दोनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि कुएं खुदाई करने से जो मिट्टी बाहर निकाल रहे हैं भाई साहब उसका इस्तेमाल बांध बनाने में किया जा रहा है। तो जितने वॉल्यूम में मिट्टी बाहर निकल रहा है उतने वॉल्यूम की मिट्टी का ही तो इस्तेमाल करेंगे ना बांध बनाने में। ठीक है सर, तो आपने कहा जी इसको हम सॉलिड सिलेंडर की तरह ट्रीट करेंगे और वॉल्यूम पता कर लेंगे πr²h। तो मैंने कहा ये पाई और ये r², h की वैल्यू दी हुई है सवाल में 20। ठीक है जी, बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पे हॉलो सिलेंडर के लिए आपने कहा जी पाई, फिर बाहर की त्रिज्या कहेंगे तो बाहर की त्रिज्या आपने कहा जी r+1,
ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंदर की त्रिज्या तो स्मॉल आर का स्क्वायर कर देंगे, गुणा करेंगे, ऊंचाई है यहाँ पे 5, ठीक है ना। अब देखेंगे मैंने कहा जी 5 से काटा एक बार में, 5 से काटा यहाँ पे 4 बार में, पाई से पाई निपट जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, मैंने कहा 4r स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, आप कहेंगे जी r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का ये r स्क्वायर, ये माइनस r स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा तो 5r स्क्वायर हो जाएगा क्या। अच्छा, फिर आप कहेंगे जी r प्लस 1 का होल स्क्वायर, हमने कहा कि हम अगर रूट लगा दे दोनों तरफ, ठीक है, इस तरह से रूट लगा देंगे दोस्तों तो इधर भी रूट लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपने कहा जी ये हो जाएगा रूट का 5, क्योंकि r स्क्वायर का रूट क्या होता है, r होता है, हाँ कि ना। इधर देखें तो ये रूट लगने से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा r प्लस 1, हाँ कि ना। तो आपने कहा जी ये r इधर आएगा तो r को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, रूट का 5 माइनस का 1, ठीक, बराबर में ये 1। इतना तो बेसिक आना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√5 माइनस का 1। आ रहा है क्या आंसर, मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है सर, तो हम इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, हर का परिमेयीकरण। और हर का परिमेयीकरण करते कैसे हैं दोस्तों, तो इधर आइए, मैंने कहा अगर r बराबर 1/√5 माइनस 1 ऐसा लिखा हुआ है तो हर का परिमेयीकरण मतलब रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, ये अगर प्लस में है तो माइनस लिखकर 2 बार ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। अगर ये माइनस में है तो प्लस करके ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, तो मैंने कहा ऊपर गुणा कर दिया √5 प्लस का 1, ठीक है, फिर नीचे गुणा करेंगे तो आपने कहा जी √5 प्लस का 1, क्योंकि ये आपस में ऐसे कैंसिल हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना। तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा √5 प्लस का 1, है ना, ऊपर में, नीचे में क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे हमने गुणा किया है ना ऊपर नीचे, ध्यान रखना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो √5 प्लस 1, √5 प्लस 1 डिवाइड में 4, यही आएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। अरे 1 प्लस √5 बोलिए या फिर √5 प्लस 1 बोलिए, बात एक ही है ना, डिवाइड में 4, है ना। देखिए एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इस बेलन की त्रिज्या या फिर ऊंचाई में कितना सेंटीमीटर जोड़ा जाए कि इसके आयतन में समान वृद्धि रहे, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैंने कहा जी, सवाल ने कहा है बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई की बात करें तो 4 सेंटीमीटर है। मैंने कहा कि इस बेलन का जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये v के बराबर है, ऐसे मैंने मान लिया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन का जो आयतन है वो v है, ऐसे मैंने मान लिया। अब मुझे इस आयतन में क्या चाहिए भाई साहब, इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक है। तो जो इंक्रीमेंट होगा दो अलग अलग कंडीशन में किया जा सकता है और दोनों कंडीशन में जो इंक्रीमेंट होगा वॉल्यूम में वो सेम रहेगा, मतलब सिलेंडर के आयतन में समान वृद्धि होगा। सर वो दो कंडीशन क्या क्या हो सकता है, तो मैंने कहा जी सवाल के हिसाब से या तो आपको त्रिज्या को बढ़ानी है या तो आपको ऊंचाई को बढ़ानी है, तो दो कंडीशन नहीं बनेगा और आपको फिर आयतन में वृद्धि मिलेगा, लेकिन समान की वृद्धि। देखिए मैंने कहा मेरी चाहत है त्रिज्या को बढ़ाने का, तो मैंने त्रिज्या को x अमाउंट से बढ़ा दिया, ठीक है, और ऊंचाई को सेम रखा, ऊंचाई 4, ठीक है सर। फिर अगला कंडीशन मैंने कहा सर इस बार मैं ऊंचाई को बढ़ा देता हूं, सेम अमाउंट से बढ़ाऊंगा ना, जिस अमाउंट से इधर त्रिज्या को बढ़ाया था उसी अमाउंट से ऊंचाई को बढ़ाया, लेकिन अब हम त्रिज्या को एज इट इज रखेंगे, जैसा का तैसा, 10 का 10 रख दिया। तो ऐसे सिचुएशन में जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होने वाले हैं, आयतन में जो वृद्धि होने वाले हैं, समान होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले कंडीशन में जो वॉल्यूम होगा वो दूसरे वाले कंडीशन में वॉल्यूम के बराबर होगा, नहीं समझे। अगर यहां पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वॉल्यूम में वो v1 है, तो पहले v था क्या, तो v प्लस 1 ये वॉल्यूम, दूसरे कंडीशन में वॉल्यूम कहे तो भाई ओरिजिनल तो v था, इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो प्लस v1 माना है, तो इधर भी इंक्रीमेंट सेम होगा, यही बोलेंगे कि नहीं। तो वॉल्यूम समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोनों कंडीशन में, हाँ सर। तो अब मैं वॉल्यूम का फार्मूला लिखता हूं,
ठीक, ये पहले कंडीशन में लिखना चाहूं तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो मैंने कहा जी ये हो गया पाई आर स्क्वायर बोलेंगे तो आपने कहा जी 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊंचाई कहेंगे तो 4 बराबर दूसरे कंडीशन में वॉल्यूम अगर हम कहें तो लिखेंगे सर पाई गुणा आर की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर गुणा करेंगे ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है 4 प्लस एक्स। समझ पाए क्या? जो कैंसिल होता है भाई साहब कैंसिल करो, 10 सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा जी ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे भाई साहब 25 बार में, होगा ऐसा, ठीक है। फिर आप देख पाएंगे सर इसको हम ओपन करें क्या, चलिए मैं ओपन करूं इसको। मैंने कहा ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस ये एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2ab मतलब ये 20x, ठीक है। अलजेब्रा का फार्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे देखेंगे तो 25 का गुना 4 प्लस एक्स से होगा तो 25 चौके 100 हो गया और ये हो जाएगा 25x, यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक है सर। फिर मैंने कहा जी यहां से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और ये 20x इधर आके माइनस हो जाएगा 25x से, तो आपने कहा जी एक्स स्क्वायर बराबर 25x माइनस 20x, तो ये तो कितना हो जाएगा, ये तो फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 5x हो जाएगा, है ना, घट जाएगा ना भाई 5x, तो यहां से 1x यहां से 1x कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आया 5 आया। समझ पाए? तो सवाल क्या बोलता है कि इस बेलन की त्रिज्या या फिर ऊंचाई में कितना सेंटीमीटर जोड़ा जाए, तो चाहे मैं त्रिज्या में जोड़ने की बात किया, ठीक है, चाहे मैं ऊंचाई में जोड़ने की बात किया, x अमाउंट जोड़ा है क्या और x की वैल्यू 5 है मतलब 5 सेंटीमीटर। सुपर तरीके से बेहतरीन सवाल था कि नहीं बताइए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट, मजेदार सवाल, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा सिलेंडर का डे 2 क्लास। आज की इस क्लास में हम लोगों ने खोखला बेलन जिसको हम होलो सिलेंडर के नाम से जानते हैं, इसके सारे कंसेप्चुअल बातें सारे फार्मूले हमने बेहतरीन तरीके से समझे और साथ के साथ बेहतरीन लेवल के सवाल का कलेक्शन भी हमने डिस्कस किया। यकीन मानिए ऐसे सवाल जो हमने आज की इस लेक्चर में कवर किए हैं, ऐसे सवाल का अगर आप प्रैक्टिस रखते हैं ना तो कंसेप्चुअली आपका जो फीलिंग होता है वो बड़ा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और एग्जाम में थोड़ा अच्छे वैरायटी के सवाल आ गए हैं तो आप बिना डर के, ठीक है, आराम से उन सवाल को अटैक कर सकते हैं और बिल्कुल सही तरीके से आप सॉल्व करके आएंगे, ठीक। तो ऐसे सवाल कभी आप प्रैक्टिस रखिएगा। तो आई होप ये 3D मेंसुरेशन का जो सीरीज चल रहा है वो आप बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर रहे होंगे, आप अगर स्टार्टिंग से फॉलो करते होंगे तो, है ना। तो अपना फीलिंग जरूर शेयर किया करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा वीडियो लेक्चर के लिंक को, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके, ठीक। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट आपको ये क्लास पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाए बड़ा इजीली, ठीक है। तो चलिए फिर अगला लेक्चर हमारा आएगा कोन के ऊपर, है ना, फिर हम पढ़ेंगे स्फीयर। तो इस तरह से 3D मेंसुरेशन बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।